हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव इंगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अध्ययन यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेके, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज लेस अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड मोर अबाउट फैक्चुअल डाटा। मतलब इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, बट आप इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है दिस इज़ अ काइंड ऑफ टॉपिक दैट विल फेच यू मार्क्स फॉर श्योर। आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। हर बार की तरह टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे इस टॉपिक की। हम जब भी अपनी क्लास शुरू करते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करते हैं। इससे एक बेटर पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि उस टाइम के सर्कमस्टांसिस कैसे थे और चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। तो इससे पहले हमारे लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत सारे एक्ट लेके आए इंडिया में, कुछ कंपनी रूल के टाइम में आए और कुछ क्राउन रूल के टाइम में आए। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या उनमें से कोई भी एक्ट ऐसा था जो पूरी तरह से इंडियंस की बेटरमेंट के लिए लाया गया था? तो इस चीज़ का बड़ा सिंपल आंसर है कि उनमें से कोई भी एक्ट ऐसा नहीं था जो इंडियंस की बेटरमेंट के लिए लाया गया था। और इस चीज़ को अच्छे से कब समझा गया? जब इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में बन के सामने आई, जिसमें पूरी इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे वो एक जगह इकट्ठे होकर अपने व्यूज़ शेयर किया करते थे और अवेयरनेस फैलाते थे नेशनलिज्म को लेके। तो उसके बाद उन्होंने जब कंपेयर किया इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को, देखिए हम भी उस टाइम ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे और ब्रिटेन के रहने वाले लोग भी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे। जब हमारे नेशनलिस्ट जो हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे उन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स की लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर किया, तो उनको चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई कि जो ब्रिटिश रूल था वो कभी भी हमारे लोगों के फेवर में नहीं था। तो अब यहाँ पे एक रिफॉर्म की ज़रूरत थी। एम एन रॉय जो कि हमारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, उनके दिमाग में पहली बार ये चीज़ आई कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है, सबसे पहले तो ये चीज़ हम समझेंगे। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते, तो मैं बुकिश डेफिनेशन ना देते हुए बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या मतलब होता है। इंडिया के कुछ काबिल लोग इकट्ठा होकर एक असेंबली बनाएंगे और उस असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब जैसा कि ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी तो इसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब एम एन रॉय के दिमाग में 1934 में सबसे पहले ये बात आई और उन्होंने ये आइडिया शेयर किया कि हमें अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो और इंडियंस की नीड्स के हिसाब से जो काम करे और हमारी बेटरमेंट के लिए काम करे। तो शुरुआत में तो ये सिर्फ एम एन रॉय का आइडिया था, बट उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक सिमिलर डिमांड, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो डिमांड गवर्नमेंट से करना शुरू कर दी फ्रॉम द ईयर 1935। अब वो ईयर आफ्टर ईयर इस चीज़ की डिमांड गवर्नमेंट से कर रहे थे और फाइनली ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई इन द ईयर 1940 इन अगस्त ऑफर। उसके बाद 2 साल के बाद इन द ईयर 1942 सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, वो इंडिया में
एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इस ड्राफ्ट प्रपोजल के अकॉर्डिंगली इंडिया को परमिशन मिल गई कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हो। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, तो अभी पता नहीं था वो कब ख़त्म होगी। तो इस प्रपोजल में ये लिखा हुआ था कि जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होगी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हो। हालांकि इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया इस क्रिप्स प्रपोजल को? इस टाइम पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सिंगल नेशन चाहती थी, एक कंट्री चाहती थी, और मुस्लिम लीग दो सेपरेट कंट्रीज चाहती थी। तो इस प्रपोजल में दो कंट्रीज की जो परमिशन थी वो नहीं दी गई, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की गई थी। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली एक कैबिनेट मिशन प्लान आया थोड़े टाइम के बाद, तो इसने फाइनल परमिशन दे दी कि अब इसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो। बट इसमें भी दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात नहीं की गई थी। तो अब फिर से मुस्लिम लीग यहाँ पे नाराज़ हो गई। तो उस टाइम उनसे बात करके उनको मना लिया गया किसी तरीके से कि आप अटेंड कर लो इसकी मीटिंग को। तो फॉर द टाइम बीइंग मुस्लिम लीग ने हाँ कर दी कि ठीक है हम लोग आएंगे। बट जैसे ही पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो मुस्लिम लीग ने उसको बाइकआउट कर दिया था। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉम्पोजिशन किस तरह से थी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 389, मतलब इसमें टोटल 389 सीट्स थी। और उनको किस तरह से अलॉट किया जाना था? इन 389 सीट्स में से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की जानी थी। ब्रिटिश इंडिया से हमारा मतलब है इंडिया के वो एरियाज जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। और जो बाकी की 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की जानी थी। तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ हमारा मतलब है वो एरियाज जहाँ पे प्रिंसेस का रूल था, जैसे J&K एक प्रिंसली स्टेट थी। अब यहाँ पे डिफरेंस ये था कि इन 296 सीट्स के ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होनी थी, जबकि ये 93 जो सीट्स थी यहाँ पे जो मेंबर्स आने थे वो नॉमिनेशन के थ्रू आने थे। अब ये जो 296 सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, इनमें से भी 292 सीट्स जो थी वो गवर्नर्स की जो 11 प्रोविंसेस थी उनको अलॉट की गई, और 4 सीट्स अलॉट की गई चीफ कमिश्नर्स की जो 4 प्रोविंसेस थी, हर प्रोविंस को एक सीट अलॉट की गई। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन फैक्ट्स के ऊपर एज सच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है हमारे पास कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और दूसरा कि किस प्लान के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। देन रफली 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। जो हम बात कर रहे थे कि सीट्स की अलॉटमेंट की गई, अब उन सीट्स की अलॉटमेंट का कुछ क्राइटेरिया रखा गया, और वो क्राइटेरिया क्या था? पॉपुलेशन। 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट अलॉट की जानी थी। तो चलिए इस पॉइंट को अब अच्छे से समझते हैं। अब सपोज करो कि एक एरिया है और इस एरिया की दो डिविजन्स हैं, एक छोटी डिवीजन है एक बड़ी डिवीजन है। तो जो छोटी डिवीजन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 20 मिलियन पॉपुलेशन है, और जो बड़ी वाली डिवीजन है यहाँ पे सिर्फ 3 मिलियन पॉपुलेशन है। तो हमने जो क्राइटेरिया रखा सीट्स की अलॉटमेंट के लिए वो था पॉपुलेशन। अब यहाँ पे इन एरियाज का जो जोग्राफिकल एरिया है उसको नहीं देखा जाएगा, कितना एरिया बड़ा है या छोटा है ये नहीं देखा जाएगा, सिर्फ पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली ये जो 20 मिलियन वाला एरिया है इसको 20 सीट्स दे दी जाएंगी, और जो 3 मिलियन वाला एरिया है इसको सिर्फ 3 सीट्स मिलेगी, हालांकि ये बड़ा एरिया है। तो इसी तरह का क्राइटेरिया प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया में है, पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है, तभी
यूपी की जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो वोटिंग थी, वोटिंग की जानी थी बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यहाँ पे मतलब था कि सिर्फ एक बार ही वोट को कास्ट करना था। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसको अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। तो देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आउट ऑफ 389 सीट्स 296 सीट्स दे दी गई ब्रिटिश इंडिया को और 93 सीट्स अलॉट कर दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। तो ये जो 296 सीट्स थी ये इलेक्टेड सीट्स थी, यहाँ पे इलेक्शंस हुई थी। और ये जो 93 सीट्स थी ये नॉमिनेटेड सीट्स थी, तो यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुई थी। तो इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। अब देखिए, जो इलेक्शंस हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कुछ फैक्ट्स उससे रिलेटेड है हमारे पास। जो इलेक्शन हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 296 सीट्स के ऊपर हुई थी, हमने पहले भी डिस्कस किया। और जो 93 सीट्स थी वो नॉमिनेटेड सीट्स थी। इलेक्शंस हुई कब थी? इलेक्शंस हुई थी इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त 1946। और इसका रिजल्ट क्या रहा? 208 सीट्स मिली कांग्रेस को, 73 सीट्स मिली मुस्लिम लीग को, और जो बाकी की पार्टीज थी उनको कलेक्टिवली 15 सीट्स मिली। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हेल्ड की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग रहेगी उसमें मुस्लिम लीग नहीं आएगी, तो मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया था। तो इन टोटल हमारे पास थे 389 मेंबर्स। आउट ऑफ 389 मेंबर्स ओनली 211 मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। सिर्फ 211 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की थी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्स्ट मीटिंग को कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था। और जो मेंबर्स एब्सेंट थे उनमें कुछ जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे और कुछ प्रिंसेस थे जो नहीं आए थे, वो भी एब्सेंट थे। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट कर दिया गया एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट। और फाइनली 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और सर बी.एन. राव जो थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र असेंबली के। अब देखिए उसके बाद क्या था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कुछ कमेटीज़ थी और उनके रिस्पेक्टिव चेयरपर्सन थे जिनको कोई स्पेसिफिक काम सौंप दिया गया था। और ये जो कमेटीज़ हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी कमेटी का चेयरपर्सन कौन था और उनका काम क्या था। तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको बस एक टेबल प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे जो 8 मेजर हमारे पास कमेटीज़ थी, हालांकि इसके अलावा भी कमेटीज़ थी, बट आपको 8 ही कमेटीज़ लर्न करनी है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इनको लर्न करने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हो आप मिस ना करें, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।